नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, हर बार की तरह इस सवाल जवाब के एपिसोड में भी होंगे आपके सवाल और सौदागर के जवाब। लगातार आप लोगों के कई सवाल आ रहे हैं और कोशिश यह भी रहेगी कि डिटेल वीडियो कवर किया जाए। पिछले कुछ हफ्तों से गला जो है साथ नहीं दे रहा है, इस कारणवश हो सकता है कि आपको थोड़ी समस्या हो जो है बात आप तक पहुँचाने में, पर वो सब सहयोग आप लोगों से चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप सौदागर से नए जुड़े हैं तो आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम जानकारियां, चाहे प्रोजेक्ट रिव्यू हो, लोकेशन रिव्यू हो या फिर रियल एस्टेट फैक्ट्स हो, ये लगातार आपको मिलता रहे और अपना आशीर्वाद भी हम तक पहुंचाते रहें। तो पहला सवाल लेते हैं। प्राजक्ता चौधरी जी हैं और इन्होंने लिखा है, हेलो सौदागर, आई वॉन्ट टू नो समटाइम्स बिल्डर्स सेटअप देयर ऑफिस इन द अपार्टमेंट बिलोंगिंग टू सम कस्टमर बिफोर हैंडिंग इट ओवर. Is it okay to do without that apartment owner's permission? Because sliders, floor, door will get damaged by use of so many people. What can I do as an apartment owner in this situation? How to prevent them using my apartment? देखिए प्राजक्ता जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसा कई बार देखने में आया है। जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं होते, छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे ही बिल्डिंग उनकी रेडी हो जाती है, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो उसी में कोई एक ऑफिस को वो साइट ऑफिस बना लेते हैं या फिर सेल्स ऑफिस बना लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें तमाम लोग विजिट करते हैं। और आपका सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि जो आपकी चीज़ें यूज हो रही हैं वो ख़राब हो जाती हैं, टाइल्स पे स्क्रैच आ जाता है, स्लाइडर्स कहीं ना कहीं मुड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, पहली चीज़ तो बहुत सारे केसेस में डेवलपर जब इस तरह की आप किसी या जो भी सोल्ड अपार्टमेंट है उसे यूज करता है, तो उसका कहीं ना कहीं एक एक्स अमाउंट, रेंटल अमाउंट वो जो है उस ओनर को जरूर पे करता है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर आपको इस पे आपत्ति है, वो आपको कुछ कंपनसेशन भी नहीं दे रहे हैं, तो आप मेल में सीधा कम्युनिकेशन करिए कि कृपया करके उस अपार्टमेंट को जो आपने हमें बेचा उसे यूज़ मत करिए। दूसरी चीज़, जो भी कुछ जब आप पोजीशन लेने जा रहे हैं तो सारी चीज़ों को वेरीफाई करिए। आपको कहीं भी कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि जो जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, तो आप पोजीशन ना लेके पहले उसे रेक्टिफाई कराइए। लेकिन आपका कहना सही है कि टाइल्स पे अगर कुछ माइनर स्क्रैच है तो डेवलपर तो उसे बदलेगा नहीं, और वो आप लोगों का आपस में डिस्कशन पोजीशन के टाइम पे फिर वो लंबा खींच सकता है और बहुत बहस करने के बाद ही हो सकता है कि वो उसे चेंज करे। तो ऐसी स्थिति में या तो आप कंपनसेशन के लिए बात करिए, या तो उनको बोलिए शिफ्ट कर दें, वहाँ पे जो है साइट ऑफिस या सेल्स ऑफिस ना रखें, या फिर जब वो पोजीशन दें तो वो सब कुछ चेंज करके दे जो भी उसमें प्रॉब्लम दिख रही है। तो इन सारे ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन में डेवलपर तैयार हो जाएगा किसी भी तरीके से। मान लीजिए अगर आपको कंपनसेशन मिलता है, हर महीने के हिसाब से कुछ रेंटल आपको वो दे रहे हैं अभी से, तो फिर आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकती हैं उसे फिर से फिक्स करने में। अगर वो शिफ्ट कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, और अगर वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं पोजीशन के टाइम पे अगर कोई माइनर स्क्रैचेस भी होंगे तो हम उसे सही करके ही देंगे, तो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये सारा कम्युनिकेशन आप रिटर्न करिए, जिससे कि ऑन द पेपर ये रहे और कल को आपको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। आगे चलते हैं। पंकज दवे जी हैं, इन्होंने सवाल किया है, सर वी आर स्काउटिंग ए प्लॉट फॉर बिल्डिंग ए होटल इन पुणे, कैन यू गिव ए ब्रॉड आइडिया ऑफ द एरियाज वेयर ए होटल प्रोजेक्ट कैन थ्राइव? देखिए दवे जी, ऐसे लोकेशन जहाँ पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो, जहाँ पे ड्राइवर्स मौजूद हो ऑलरेडी जिस लोकेशन में, वहाँ पे होटल इंडस्ट्री जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह का होटल आप स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या वहाँ पे रूम्स होंगे, स्टे के लिए भी आप देंगे, या फिर जो आजकल रेस्टोरेंट को भी होटल कहा जा रहा है वैसा कुछ आप खोलना चाहते हैं? दोनों स्थितियों में जहाँ पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी होगी, जहाँ पे लोग जो है जॉब कर रहे हैं उसी के आसपास अगर आप ओपन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए आप खराड़ी को चूज कर सकते हैं, बानेर को चूज कर सकते हैं, बालेवाड़ी को चूज कर सकते हैं, हिंजौड़ी फेज 1 से लेके फेज 2 फेज 3 मानगांव, ये सारे हिस्से को आप चूज कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिले। अगर इन लोकेशंस में आपके प्राइस या कुछ चीज़ें नहीं बैठ रही हैं तो हाईवे से लग के आप कोशिश करिए कि कोई लैंड पार्सल आपको मिल जाए, तो वहाँ पे भी आप ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। इसे रेकी करने के लिए आप तमाम जगहों पे जो लोकेशन हमने आपको बताए जाके आप देखिए, खुद से सेटिस्फाई करिए, खुद कुछ सर्वे करिए, उसके बाद अपनी चीज़ों को कंक्लूड करिए। आगे बढ़ते हैं। कासिफ महमूद जी हैं, इनका सवाल है, I have one question regarding COVID extension given to builder. I registered my flat before COVID at VTP
विथ पोजीशन डेट इन 2022 यानी कि इसी साल। नाउ व्हाट एक्सटेंशन गिवन टू बिल्डर इन कोविड अपार्ट फ्रॉम 6 मंथ ग्रेस पीरियड। देखिए कासिफ मोहम्मद जी, जो ये 6 मंथ ग्रेस पीरियड की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमने लास्ट जो सवाल जवाब का एपिसोड बनाया था उसमें काफ़ी चर्चा की थी। यदि आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है उसे आई बटन पर प्रेस करके आप देख लीजिए, और जिन लोगों ने भी नहीं देखा उसे देखिए, क्योंकि उसमें भी तमाम जानकारियाँ कवर की गई हैं। थोड़े में यहाँ आपको बताते चले कि 2020 और 2021 इन 2 सालों में जो है लॉकडाउन लगाया गया। मेनली जो आपका फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर होता है, क्लोजिंग मंथ होता है, उसी समय यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जो आपका 2021 में था उसमें मार्च, अप्रैल और मई में सिचुएशन ज़्यादा वर्स थी। तो इसी के चलते दोनों साल 6-6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, यानी कि अप्रैल से लेकर लगभग सितंबर के बीच में। तो दोनों साल का जो एक्सटेंशन लोगों को मिलना था, पहला तो 2020 में मिल गया, लेकिन 2020 में क्या किया गया, अप्रैल से शिफ्ट कर दिया गया सितंबर तक, जो है जो भी लायबिलिटीज होती हैं डेवलपर्स की उस बीच में पोजीशन देने की, उन सब से उनको कहीं ना कहीं सेफ गार्ड कर दिया गया। लेकिन अगर वो मान लीजिए किसी का पोजीशन मई में आना था, अब वो शिफ्ट हो गया 6 महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर में आना है, तो उनको नवंबर तक पोजीशन दे देना है। अगर उन्होंने दिसंबर में भी पोजीशन नहीं दिया 2020 में, और फिर जो है नया एक्सटेंशन मिला यानी कि 2021 में अप्रैल में, तो उस एक्सटेंशन के बेनिफिशियरी ऐसे डेवलपर नहीं होंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक्सटेंशन मिला हुआ था और जैसे ही 6 महीने खत्म हो रहा है आपका पोजीशन पीरियड भी खत्म हो रहा था, तो आपको दूसरा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए किसी डेवलपर का पोजीशन 2 साल बाद था, यानी कि 2022 में आने वाला था, तो उनको दोनों का बेनिफिट मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि क्या आपका जो प्रोजेक्ट का फाइनल स्टेज था वो कोविड की वजह से इंपैक्ट किया, अगर किया तो उसका आपने एक्सटेंशन ले लिया, लेकिन दूसरे से आपका मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक्सटेंशन दे दिया गया। अब आपको नवंबर दिसंबर 2020 में ही पोजीशन देना था, तो आपको फिर सेकंड वाला एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ये इस तरीके से था। लेकिन अगर पोजीशन पहले से ही 2022 में आने वाला था, तो फिर दोनों एक्सटेंशन उनके साथ लागू होता है, यानी कि 6 महीने 2020 में, 6 महीने 2021 में, तो दोनों मिला के 1 साल एक्सटेंड हो जाएगा। जिस भी महीने में इस साल उनको पोजीशन देना था उसी में 1 साल आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 2023 में उस महीने तक उनको पोजीशन देना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर नहीं दे पाते हैं तो बाकी की कार्रवाई आप डेवलपर के साथ बात करके या फिर महारेरा से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आदित्य तिवारी जी हैं, इन्होंने लिखा है, थैंक्स फॉर ऑल द रियल एस्टेट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच तिवारी जी। Which option is more better from self-use purpose under 1 CR budget? पहला आपने लिखा है बाइंग न्यू 3 BHK अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट इन खराड़ी हुज कारपेट एरिया इज लेस देन 1000। दूसरा आपने लिखा है बाइंग 3 BHK फ्लैट इन ओल्ड सोसाइटीज इन खराड़ी इन 1 CR हुज कारपेट एरिया अबाउट 1200 to 1300 स्क्वायर फीट। थैंक्स। देखिए आदित्य तिवारी जी, पहली चीज जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए जब खर्च करना है तो 1000 के आसपास का कारपेट लें, या फिर पुरानी सोसाइटीज में जो 10 साल पहले बन चुकी हैं या 15 साल पहले बन चुकी हैं, अगर हमें वहाँ पे 1200 से 1300 का कारपेट मिल रहा है तो वहाँ देखिए जाहिर सी बात है, जहाँ पे आपको कारपेट ज़्यादा मिल रहा है वहाँ आपको खरीदना चाहिए। अब इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए वहाँ पे अगर आपको भरपूर एमिनिटीज़ मिल रही हैं, ओपन स्पेस मिल रहा है, और जो फ्लैट आप चूज करने जा रहे हैं वहाँ पे वेंटिलेशन और लाइट है और आपके वास्तु के हिसाब से भी बैठ रहा है, तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें रिनोवेशन के कॉस्ट लगेंगे, वो आप खर्च करके आराम से वहाँ पर रह सकते हैं। पर समस्या क्या है, इस तरह की जो एक तरीके से अवेलेबिलिटी है वो मार्केट में कम है। अब जैसे आप देख लीजिए कि 1 साल में जो बायर्स खरीद रहे हैं, केवल मैं माइक्रो मार्केट खराड़ी की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 20,000 इन्वेंट्री बिक रही हैं। तो अगर 20,000 इन्वेंट्री बिक रही तो क्या रीसेल में इतनी मौजूद है? नहीं है, जाहिर सी बात है। अब उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती हैं कि कई बार अगर किसी को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है रीसेल में, तो उनको वो डायमेंशन पसंद नहीं आता, उसका लेआउट पसंद नहीं आता, उसका डायरेक्शन पसंद नहीं आता, या फिर उसमें लाइट वेंटिलेशन नहीं होता, या उनको वास्तु नहीं बैठता है। अब ये सारी चीज़ें हाइट पे भी मैच कर रही कि नहीं मैच कर रही, तो इन सारी चीज़ों की वजह से उनके पास परमुटेशन कम्बिनेशन कम हो जाता है। दैट इज द रीजन पीपल ऑलवेज गो फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वहाँ पे उनके पास चॉइस होता है, वो चूज कर सकते हैं किसी भी फ्लोर पे, किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि n नंबर्स ऑफ अपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं उसी पर्टिकुलर सोसाइटी में या उसी पर्टिकुलर माइक्रो लोकेशन में। ये कारण है कि लोग जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन करना ये इंडिविजुअल के लिए एक ठीक चीज़ हो सकती है, पर पूरे मार्केट के लिए कंपेयर कर पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सबके लिए तो वो अपॉर्चुनिटी है भी नहीं। अगर वो है भी तो उनके लिए पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी उसमें देखेंगे, क्योंकि एक किसी सोसाइटी में या एक किसी माइक्रो मार्केट में कितनी ही रीसेल अवेलेबल होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको या आप जैसे किसी को भी
ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे लाइट, वेंटिलेशन, वास्तु या आपके हिसाब की जो चीज़ें वो मिल रही हैं, आपके बजट में है, कारपेट भी ज़्यादा है, तो उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। उसमें रिनोवेट करा के आप आराम से शिफ्ट हो जाइए। जो भी उसकी मौजूदा स्थिति है, जो यथा स्थिति है, उसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, यानी कि आपको एमिनिटीज़ भी देखना है, आपको लोकेशन भी देखना है, आपको यह भी देखना है कि आप किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकले थे। तो ये बात केवल रीसेल में नहीं, नए में भी अप्लाई करना है, क्योंकि आजकल लोग भेड़ चाल में एकाएक जाएंगे, टोकन सिस्टम चल रहा है, ले लिया, उसी में नॉन रिफंडेबल हो गया, फिर आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भीड़ देखेंगे, फिर एक भीड़ साइकोलॉजी काम करती है, फिर कहीं ना कहीं आप जो है प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। और उसके खरीदने के पीछे जो आपका मकसद था कि मुझे ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, वो सब आप साइड में कर देते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो हमारी आप सभी से गुजारिश है कि सारी चीज़ें, जो भी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, पहले उसे पेन डाउन करिए, पेपर पे लिखिए, या फिर आप एक्सेल सीट या डॉक बना के उसमें सारी चीज़ मेंशन करते जाइए, फिर एक एक मैच कराते जाइए, लोकेशन को समझिए, डेवलपर को समझिए, फिर उस प्रोजेक्ट को समझिए, फिर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करिए। जहाँ कहीं भी आपको सौदा घर की मदद लगे, हमने हर वीडियो में क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाइए, अपनी समस्या थोड़े में हम तक पहुँचा दीजिए। कोशिश रहेगी कि आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए, लेकिन खुद की स्टडी करिए, जहाँ कहीं भी मदद लगती है सौदा घर आपके लिए खड़ा है। आगे चलते हैं, नरेंद्र जी हैं और इन्होंने लिखा है, हाय, यू माइट हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन बट स्टिल आस्किंग, आई एम लुकिंग टू बाई ए हाउस to live in Wakad. I have shortlisted 2 projects. What all things I should check before booking the flat? Do you know any lawyers who can help me take the decision and verify the records? देखिए नरेंद्र जी, बड़ा अच्छा सवाल है, और जो इसके जस्ट पहले मैंने आंसर किया कि पहले आप उस पूरे लोकेशन को समझिए, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट मौजूद है उसके माइक्रो लोकेशन को समझिए, उस डेवलपर को समझिए जो वहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा है, उसकी लेगेसी कैसी रही है, जो उनके डिलीवर्ड सेगमेंट है, क्या वो टाइमली डिलीवर हुए हैं, अगर वो टाइमली डिलीवर हुए हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है। आप ये जाके खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये खुद जाके जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, हाँ इसको थम्स अप दिया जा सकता है। लोग जो वहाँ पे एक दो लोगों से आप बात भी कर सकते हो, लोग एक खुले तरीके से बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक एंड यूज़र हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं खरीदा है, उन्होंने कुछ समस्या झेला है क्या, उनको कुछ अच्छाइयाँ वहाँ पे मिली हैं क्या, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो इससे आपको डेवलपर के ऊपर, फिर उसके प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, तो आपके लिए डिसीजन लेना भी काफ़ी आसान होगा। यानी कि आप उसके बैकग्राउंड को चेक करिए, आप उसके लेगेसी को देखिए, आप उसकी क्वालिटी को देखिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रही बात पेपर की कि उसका सर्च टाइटल आप करा लीजिए, देखिए ज़रूरी है, आप करा सकते हैं, पर एक चीज़ मान के चलिए, बिना सर्च टाइटल के तो उनको महारेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला है, उन्होंने अपना प्लान भी सैंक्शन नहीं कराया है। क्योंकि आप जब जाएंगे महारेरा की साइट पे तो आपको प्रॉपर्टी सर्च टाइटल रिपोर्ट जो वहाँ पे मिल जाएगा, तो लॉयर क्या ही करेगा, आपको वही टाइटल रिपोर्ट दोबारा करके कुछ 5-10 हज़ार रुपये ले लेगा आपसे, पर वो टेक्निकली तो ये कहेगा हाँ भाई ये ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे तो उसको सैंक्शनिंग भी मिल चुकी है। लेकिन जब आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, डेवलपर की मनसा क्या है, क्या वो टाइमली देता है पोजीशन या नहीं देता है, ये सब चीज़ जब आप पता कर लेंगे तो भले वो ऑन पेपर सही दिख रहा हो, उसको सैंक्शनिंग मिल गई हो, लेकिन फिर आप उससे बच सकते हैं, क्योंकि उसने पहले जो है टाइमली पोजीशन नहीं दिया है, क्वालिटी डिलीवर नहीं किया है। तो इसमें कौन सा जो है वो तीर मार देगा, और अगर मान लिया तीर मार भी देगा तो उसके बाद उसका बेंचमार्क बनेगा जब पोजीशन दे देगा, अभी आप क्यों ट्रैप होइए उसमें। इसके लिए पहले बैकग्राउंड चेक करना, लेगेसी समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसके टाइटल रिपोर्ट को, क्योंकि टाइटल रिपोर्ट तो क्लियर आना ही है, बिना क्लियर आए तो उसको सैंक्शनिंग मिली ही नहीं है, चाहे वो पीएमसी की तरफ से हो, चाहे पीएमआरडी की तरफ से हो, या फिर उनको जब महारेरा रजिस्ट्रेशन लेना हुआ। क्योंकि सब सारे के सारे प्रोजेक्ट के महारेरा रजिस्ट्रेशन जो मिलते हैं उसके पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट मिल जाता है, वही लॉयर आपके लिए कर सकता है, और वो उसे ग्रीन सिग्नल कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बेस पे तो उसको सैंक्शनिंग मिल चुकी है, तो वो कौन सी नई बात निकाल पाएगा। इसलिए बैकग्राउंड चेक करना, लेगेसी समझना, क्वालिटी समझना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, सौदा घर ने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है जिसमें क्वेरी कंसर्न फॉर्म हम कहते हैं, उसे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करिए, समस्या पहुंचाइए। जहां कहीं भी एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत हो, जो आप अपने ग्राउंड लेवल पे मदद कर, जो जाके आप वेरीफाई कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। नवनीत पांसे जी है, इन्होंने लिखा है, नाइस कंसेप्ट क्लियर्ड बाय सौदा घर, थैंक यू सो मच नवनीत जी। कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो ऑन फ्लैट मेंटेनेंस, why it is same for different carpet built up area in same society, it is 3,500, 3,500 रुपये आप कह रहे हैं कि मेंटेनेंस है, फॉर 615 स्क्वायर फीट एज वेल एज 1104 स्क्वायर फीट बिल्ट अप फ्लैट्स, नीड क्लैरिफिकेशन। देखिए नवनीत पांसे जी, बड़ा अच्छा सवाल है, और बहुत सी सोसाइटीज़ में ऐसा देखने में आया है कि चाहे छोटे अपार्टमेंट हो चाहे बड़े अपार्टमेंट हो, वहाँ पे मेंटेनेंस सेम रखा जा रहा है। इसके पीछे के लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑन एन एवरेज देखिए किसी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, 4 लोग,
ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है किसी फैमिली में 7 से 8 लोग भी रह रहे हो, किसी फैमिली में सिर्फ 2 लोग रह रहे हों। लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप एमिनिटीज़ तो यूज करने ही वाले हैं। अगर किसी 4 मेंबर की फैमिली में बच्चे हैं तो वो 6 मेंबर वाली फैमिली में भी होंगे। अगर आप जो है 4 मेंबर हैं, एक एवरेज पकड़ा जाए तो लिफ्ट भी आप यूज ही करने वाले हैं, कॉमन एरिया भी यूज करेंगे। लेकिन हाँ, एक बेसिक फ़र्क आ जाता है, वो है वाटर कंजम्पशन में। क्योंकि जो आपका 80% मेंटेनेंस है गर्मियों के समय में, वो बरसात के समय तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन गर्मियों के समय में आप पानी पे लगभग 80% टोटल मेंटेनेंस का खर्च करते हैं। इसी वजह से कई बार कई सोसाइटीज़ में मेंटेनेंस में वाटर चार्जेस एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें सोसाइटीज़ के पीछे लॉजिक ये होता है कि अब हम आने वाले समय पे इसमें वाटर मीटर लगा देंगे। अगर वो वाटर मीटर लगा देते हैं और किसी फैमिली में मान लीजिए 5 लोग रह रहे हैं, तो उनका वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है कंजम्पशन ज़्यादा अगर हुआ तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे करेंगे, एमएसईबी को पे करेंगे ज़्यादा बिल। उसी तरीके से वाटर बिल अगर ज़्यादा आएगा तो वो सोसाइटी को अलग से मिल जाएगा। पर मेंटेनेंस के लिए वो इस यूनिफॉर्म इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए लॉबी में लाइट्स 4 ट्यूबलाइट जलनी है तो वो 4 ही जलेंगी, चाहे वहाँ पर कॉरिडोर में कोई जाए या ना जाए। अब एमिनिटीज़ में लाइट्स जलना है, सिक्योरिटी गार्ड्स रखने हैं तो वो तो इक्वल ही रखने हैं। किसी फैमिली में 3 लोग रह रहे हैं कि 7 लोग रह रहे हैं, वो तो इर्रेस्पेक्टिव है। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि वाटर मीटर लगने के बाद की सिचुएशन की बता रहा हूँ मैं। अगर वाटर को अलग रख दिया जाए आप, क्योंकि अगर वो मीटर लगाते हैं तो लिफ्ट भी यूटिलाइजेशन कितना ही होगा, उसमें थोड़ा फ़र्क हो सकता है। बाकी सारी चीज़ों तो उतना ही खर्चा हो रहा है जो मेजर, चाहे वो सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, गार्डन मेंटेनेंस की बात कर लीजिए, लाइटिंग जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसकी बात कर लीजिए, लिफ्ट यूजेस की बात कर लीजिए। इसीलिए सोसाइटीज़ यूनिफॉर्म मेंटेनेंस पे जा रही हैं, उनको कलेक्शन भी ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन आपका लॉजिक भी सही है कि हमारे यहाँ छोटा अपार्टमेंट अगर होगा मान लीजिए और कम लोग रह रहे हैं, तो मैं क्यों उतना कॉन्ट्रीब्यूशन दूँ जो बड़े फ्लैट में ज़्यादा लोग रह रहे हैं उनके मुकाबले। तो ये चीज़ है, एक बार अगर वाटर मीटर लग जाता है तो शायद उसमें समस्या नहीं आएगी। और आप अगर अपने कमेटी मेंबर्स से बात करेंगे कि उनके माइंड में क्या रीज़न है, जैसे आपने शायद लिखा भी था कि पोजीशन को लेके अभी सारी ये सेटल नहीं हुई, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है, तो शायद हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ डिफरेंस कर दें। क्योंकि केवल ऐसा नहीं कि सारी सोसाइटीज़ में इक्वल ही लिया जा रहा है। इक्वल क्यों लिया जा रहा है उसका एक लॉजिक हमने आपके सामने रख दिया। पर बहुत सी सोसाइटी ऐसी भी हैं जहाँ पे एरिया के हिसाब से ही, यानी कि 2 BHK का अलग मेंटेनेंस है, 1 का अलग और 3 BHK का अलग है। पर अब कहीं ना कहीं इस बात पे जोर डालना होगा आप लोगों को भी कि हर एक सोसाइटी में, हर एक इंडिविजुअल फ्लैट में वाटर मीटर लगे। इससे हमारे कॉन्शियसनेस में आएगा कि हम पानी कम कंज्यूम करें और सोसाइटीज़ की भी जवाबदेही ये तय हो पाएगी कि कौन से फ्लैट में, कौन से टावर में कहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन आ रहा है। जिसका जितना कंजम्पशन होगा उससे उतना पैसा लेंगे। एक्स्ट्रा लोड पानी का ऐसे लोगों पे नहीं पड़ेगा जो लोग कम यूज कर रहे हैं या फिर जिनके यहाँ कम मेंबर्स रह रहे हैं। आगे चलते हैं, अरबाज जी हैं और अरबाज जी ने लिखा यहाँ पे, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर, आई एम प्लानिंग टू बाई 2 फ्लैट्स फ्रॉम सेम बिल्डर एज वी हैव प्राइमरी borrower and co-borrower for home loan. I want tenure to be more than 30 years. Is it possible? On what condition bank can approve 30+ year tenure? Thank you. देखिए अरबाज जी, पहली चीज़, अगर आप 30+ टेन्योर में जाना चाहते हैं तो बहुत कम बैंक हैं जो 30 के ऊपर टेन्योर देते हैं। लेकिन जो भी बैंक देते हैं आप एक बार चेक कर लीजिए, चाहे HDFC हो, चाहे एक्सिस हो या फिर ICICI बैंक हो, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया होता है आपका एज जो है वो कम होना चाहिए। अगर आपका उम्र 25 साल या उसके आसपास है तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे कि आपको 30 के ऊपर यानी कि 35 साल तक का टेन्योर मिल जाए। क्योंकि उसमें क्या बनाया जाता है मानक, आपकी उम्र 60 साल तक मानते हैं कि मैक्सिमम 55-60 साल तक आप EMI पे कर सकते हैं और उस समय तक आपका एम्प्लॉयमेंट रहेगा या बिजनेस रहेगा। उसके बाद कंसीडर बैंक नहीं करते हैं कि आप अपने इनकम से EMI दे पाएंगे। तो मान लीजिए अगर आपकी एज 30 या उसके ऊपर है तो फिर 30 साल के ऊपर का जो है आपको एक तरीके से टेन्योर मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। और अब जब आप 30 से ऊपर जाते हैं, 30 से ऊपर के टेन्योर में जाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी लोन एलिजिबिलिटी भी बैठ जाती है। यह भी एक कारण होगा कि आप जो है 30+ ईयर के टेन्योर में जाना चाहते हैं, जिससे कि आपका जो एक तरीके से एलिजिबिलिटी वो भी बढ़ जाए और आपकी EMI भी पर मंथ कम आए। जैसे जैसे आपको पैसा आता जाएगा फ्यूचर में, आप उसे प्री क्लोजर की तरफ कोशिश करेंगे कि उसे प्री क्लोज कर लिया जाए। आपका सोचना सही है, लेकिन अपना एज ग्रुप देख लीजिए और बैंकर से बात कर लीजिए, क्योंकि हर एक बैंक का कहीं ना कहीं उसमें रिक्वायरमेंट बदल जाता है।
तो जो मेजर एक क्राइटेरिया है कि 60 साल तक ही वो पकड़ के चलते हैं, 55 से 60, तो आपका उम्र 25 के आसपास होना चाहिए और कहीं ना कहीं आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, इनकम भी उस ग्रुप में आपका अच्छा होना चाहिए। तो वो चीज़ देख के फिर आप जो है बैंक से बात कर लीजिए। आगे चलते हैं, चेतन पाटिल जी हैं, इन्होंने लिखा है विच वन इज़ बेटर चॉइस फ्रॉम रिकरिंग इनकम एंड इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव टू बाई ए 1 BHK फ्लैट इन केशव नगर और बाई 2 BHK ऑलमोस्ट सेम प्राइस इन वाघोली क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू नगर रोड और 2 BHK इन फुरसुंगी ग्रीन हाइव प्रोजेक्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वीडियो, होप यू विल हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स सून। थैंक यू सो मच, आपके मुंह में गुड़ शक्कर और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। 1 मिलियन पहुँचे ना पहुँचे, समय लगी वो एक अलग चीज़ है, पर आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे वो बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो आपने कहा है कि 1 BHK केशव नगर में लिया जाए या 2 BHK वाघोली में या फिर 2 BHK फुरसुंगी में, तो देखिए आपके मन में दो चीज़ें, एक तो रिकरिंग इनकम को आप ज़्यादा वरीयता देना चाहते हैं, साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी कहीं ना कहीं कैपिटल ग्रोथ भी हो। तो फुरसुंगी को तो मैं साइड में रखना चाहूँगा कि हो सकता है कि वहाँ पे आपका जो है एक रिकरिंग इनकम हो जाए और मेट्रो का एक जो एक्सटेंशन आ रहा है उससे भी एक उम्मीद लगा सकते हैं कि रिकरिंग इनकम आगे भी चलेगी, लेकिन कैपिटल ग्रोथ होने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि आपको पता है उसके आसपास किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुए हैं। पर बात करें केशव नगर की और वाघोली की, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप वाघोली में 2 BHK लीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं जो सोसाइटी आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वो नगर रोड के आसपास है और अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो मैंने पहले बताया वो तो कांस्टेंट है हर किसी सवाल के लिए, यानी कि आपको उसकी लेगेसी चेक करनी है, उसकी क्वालिटी देखनी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, उसके बाद ही आपको चूज करना है। अगर वो सब कुछ आपने देख लिया है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो अगर आपके पास ज़्यादा कारपेट एरिया होगा तो नगर रोड पे है और लगातार आप देखें तो जो आपको उबाली नगर है या उसके आसपास भी तमाम IT एक्टिविटीज़ अब होने वाली, यानी कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होंगे, यानी कि वहाँ पे और नए नए ड्राइवर्स आ रहे हैं। जहाँ पे एसेंडस वगैरह है, आप देखें एसेंडस तो वैसे एक तरीके से खराड़ी में है, पर उसके आसपास अभी एसेंडस में लोग जब शिफ्ट होंगे तो वो भी एक जॉब क्रिएटर बनेगा, आसपास और भी IT एक्टिविटीज़ होंगी, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा स्पेस होगा कारपेट एरिया के मामले में, तो आपके लिए कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और जब आप बेचने जाएंगे, क्योंकि लगातार लोगों की स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जब से वर्क फ्रॉम होम का जो एक कंसेप्ट है काफ़ी तेज़ी से चला है, तो 1 BHK की एक्सेप्टेबिलिटी शायद उतनी नहीं रहेगी आने वाले कुछ समय बाद जितनी कि 2 BHK की रहेगी। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि आप 2 BHK की तरफ जाएं। जाहिर सी बात है आपको ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह चेक करना, जैसे मैंने बता दिया, पर आप देख लें डेवलपर सही है, लेआउट पसंद आ रहा है, हाइट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, प्राइस अच्छा है, तो बिल्कुल जा सकते हैं। क्योंकि केशव नगर में भी आज की डेट में जो ड्रॉबैक है, हमने तमाम वीडियोज़ में और अभी पीछे हमने KCT का रिव्यू किया, उसमें भी हमने कवर किया क्या कैसा उसका फ्यूचर हो सकता है। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर प्रेस करके उसे भी देख लीजिए। और केशव नगर पे हमने तमाम वीडियो बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रेणुका माता मंदिर के आसपास का सेक्शन, वहाँ तो ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बाकी हिस्सों में आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन नहीं है। सारी की सारी उम्मीद जो है वो ब्रिज पे टिकी हुई है, पर ब्रिज को बनने में भी 3 साल लगेंगे। जैसे अभी का जो एक तरीके से वर्क प्रोग्रेस देखा जा रहा है ब्रिज में, उसमें कुछ खास हुआ नहीं है, केवल एक्सकवेशन का काम हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ब्रिज का काम अगर प्रोलॉन्ग्ड होता है तो वहाँ पे आपके लिए ROI के चांसेस भी प्रोलॉन्ग होंगे और समस्याएं भी लगातार बढ़ती जाएंगी, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट का पोजीशन आता जा रहा है, वहाँ एक कंजेशन बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, पर कुछ नया रोड इंफ्रा डेवलपमेंट अभी नहीं देखने में आ रहा है। आगे चलते हैं और निखिल सिंह जी का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने लिखा है काइंडली कवर फ्यूचर ऑफ NIBM, मैनी बिगर नेम्स एट वन प्लेस, व्हाट्स योर व्यू ऑन प्राइस हाइक एंड फ्यूचर अप्रिशिएशन। देखिए निखिल सिंह जी, बहुत से ऐसे लोग पुणे में हैं जो IT से रिलेटेड हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो शायद उनके लिए थोड़ा सा जो है इनकन्वीनियंट हो जाता है साउथ का लोकेशन। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप मार्केट यार्ड का पूरा एरिया ले लीजिए, गुलटेकड़ी का ले लीजिए, मुकुंद नगर का ले लीजिए, उस पूरे सेक्शन में जो स्वारगेट वगैरह के आसपास तमाम जो है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, किसी का शॉप है, कुछ है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं पुणे साउथ बहुत ही आइडियल लोकेशन हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्कूल्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और जिस तरीके से जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं कई बड़े नाम वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है उस पूरे लोकेशन के लिए आने वाले समय पे वहाँ पे प्राइस राइज कराने के लिए। जो समस्याएं हैं सबको पता है कि वहाँ पे कोई IT कंपनीज़ नहीं है आसपास, और कई बार वाटर स्कैरसिटी भी बन जाती है गर्मियों के समय में। लेकिन वाटर स्कैरसिटी पूरे पुणे में कहाँ नहीं है,
नदियों के आसपास वाले हिस्सों में भी वाटर स्कैर्सिटी है। तो ये चीज़ अब एक तरीके से आप कॉमन कह सकते हैं कि वाटर की प्रॉब्लम हर जगह है। पीछे हमने इस पे जो है इस मुद्दे पे बात भी की थी। कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल घर में, हर एक सोसाइटी में, हर एक प्रोजेक्ट में ये जवाबदेही सेट करनी होगी कि आप सिर्फ कहने के लिए, सैंक्शनिंग लेने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट मत लगाइए, उसे वर्किंग कंडीशन में रखिए। सोसाइटी पुरानी हो जाए तो भी, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता जाए, क्योंकि जितनी बारिश होती है जो एक तरीके से प्योर वाटर है, अगर हम उसे कंजर्व कर पाए, उसको हार्वेस्टिंग कर पाए, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो ऐसे समय में जब बरसात नहीं होता है, गर्मियों के समय में, ठंडक के समय में, तब हम उसका दोहन कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारा मेंटेनेंस भी कम करेगा, हमें साफ़ पानी भी मिल पाएगा, हम टैंकर्स पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे। तो ये सारी जवाबदेही हर एक सोसाइटीज़ को, हर एक इंडिविजुअल को भी लेनी होगी। खर्चा लगता है लगे, पर ये आपके लिए लंबे समय का फ़ायदा करके जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्रुविन शाह जी का जो है सवाल ले लेते हैं। ध्रुविन शाह जी ने लिखा है, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑलवेज गाइडिंग योर सब्सक्राइबर टू राइट पाथ बाय शेयरिंग नॉलेज विद अस। थैंक यू सो मच शाह जी। आगे आपने लिखा है, हैड वन डाउट which I think many people would have regarding leasehold properties. So in 999 year leasehold model, let's say if the building collapse due to earthquake, will the owner resident get insurance money if insurance is taken? बिल्कुल, इसमें आपने और भी सवाल पूछा है, एक एक सवाल जो है आगे लेते चलते हैं। इंश्योरेंस आपके नाम पे है। अगर कुछ भी होता है जहाँ पे आपका अपार्टमेंट चाहे गिर जाए, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए या जो भी कुछ है, तो उसका कंपनसेशन आपको मिलने ही वाला है, क्योंकि आप उसके उत्तराधिकारी थे, आप उसके ओनर थे और आपके ही नाम पे, और आप एक तरीके से आप इंश्योर्ड थे, तो आपको पैसा मिलने वाला है। आगे चलते हैं। ऑल्सो यूजुअली बिल्डिंग लाइफ स्पैन इज बिटवीन 30 to 50 ईयर्स, सो व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट? Since the land is not owned by those flat owners, are they allowed to reach out to any developer for redevelopment, or they would have to reach out to same developer for redevelopment? What are other things need to be taken into consideration while booking under such leasehold property? Appreciate your insight on this topic. Thanks. देखिए ध्रुविन शाह जी, एक जो दूसरा सवाल आप पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जब वो रीडेवलपमेंट पे जाएगा, क्योंकि लाइफ स्पैन 30 से 50 साल होता है, वहीं जब ये एलोफॉर्म टेक्नोलॉजी माइवन पे, या फिर जिसे हम लोग टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ऐसी स्थिति में लाइफ स्पैन बढ़ के 70 से 80 साल तक भी हो जाता है। ये ऑन पेपर है, आप सभी को पता है कि ऑन पेपर क्या होता है और कितने लंबे समय तक हम चीज़ों को खींचते रहते हैं। पर बहरहाल वो समय मान लीजिए आ ही जाता है, चाहे वो 80 साल बाद आए या 100 साल बाद आए। तो रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा, रीडेवलपमेंट कौन करेगा? देखिए, अगर डेवलपर से आप लोगों ने कन्वेंस डीड करा लिया है, यानी कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने कन्वेंस डीड करा लिया है, तो आप लोगों की जवाबदेही बनेगी, आप उसे सेल्फ रीडेवलपमेंट भी कर सकते हैं। सेल्फ रीडेवलपमेंट क्या है? आजकल काफ़ी प्रचलन में है, यानी कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये खुद ही जो है एक तरीके से बजट को इकट्ठा करके लोगों से और उसका रीडेवलपमेंट कर सकती हैं। अगर उसमें कुछ अपार्टमेंट बचता है तो डेवलपर की तरह उसे बेच भी सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए बना ही लेते तो बहुत बड़ा आपके लिए माइलस्टोन हो जाएगा, और कई सोसाइटीज़, कई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसा कर रही हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास पूरा मालिकाना हक होना चाहिए कि आप ही एक तरीके से टेनेंट बन जाइए। यानी कि अभी टेनेंट कौन है? क्योंकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो वो डेवलपर है जिसने डेवलप किया, लेकिन कन्वेंस डीड करने के बाद कौन बन जाएगा? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। फिर उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा कि वहाँ पे वो रीडेवलपमेंट कर सकता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कन्वेंस डीड कराइए। नहीं डेवलपर तैयार हो जाता है, नहीं होता है, तो 6 महीने बाद आप लोग डीम्ड कन्वेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप फोर्सफुली जो है एक तरीके से डेवलपर को ये कह सकते हैं कि वो अपने सारे राइट्स उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्रांसफ़र कर दे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को। इसके लिए आपको रजिस्ट्रार्स वगैरह को जो है कहीं ना कहीं संपर्क करना होता है। इसका पूरा प्रोसेस हमने पीछे वीडियोस में कवर किया हुआ है, इसलिए आप सभी से गुजारिश रहती है कि लगातार वीडियोस देखते रहें और अपना आशीर्वाद हमें कमेंट में, लाइक के जरिए देते रहें। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास अधिकार आ जाएंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास, तो वो इसे डिप्लॉय कर सकता है, चाहे वो खुद डेवलप कर ले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, या फिर अच्छा खुद कैसे डेवलप करेंगे मैंने बताया, सबसे सिंकिंग फंड वगैरह इकट्ठा करके आप डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी डेवलपर को अप्रोच कर सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को मुनासिब लगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छाया जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर पार्किंग नंबर ब्लूप्रिंट मॅपवर असते का? आपल्याला मिळालेली कवर्ड पार्किंग नंबर जर रेरा प्लानमध्ये असेल तर ती जागा पार्किंगची नंबर प्रमाणे दिली जाते की?
सोसायटीने दिलेल्या नंबरप्रमाणे आपल्याला दिली जाते आणि अशी पार्किंग जागा जी आपल्या रेरा प्लानमध्ये दिसत नसेल तर अशी पार्किंग विकत घेणे बरोबर आहे का? सर प्लीज़ उत्तर दिले तर खूब मदद होईल। थैंक यू सो मच छाया जी आपके आशीर्वाद के लिए। देखिए आप यहाँ पे सिंपल ये पूछ रही हैं कि जो ब्लूप्रिंट है क्या उस पर पार्किंग नंबर होता है, तो इसका जवाब है हाँ। क्या ब्लूप्रिंट में जैसा पार्किंग नंबर दिया गया है डेवलपर वैसा ही बेचता है, तो इसका भी जवाब है हाँ। जब डेवलपर बेचता है पार्किंग तब, लेकिन डेवलपर बहुत कम स्थिति में जो है पार्किंग बेचता है। आपसे तो पैसे ले लेता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पे, पर वो पार्किंग के नाम पे पैसा नहीं लेता। अगर कोई भी डेवलपर आपसे पार्किंग के नाम पे पैसा लेगा तो फिर उसे ब्लूप्रिंट भी लगाना होगा और आपकी पार्किंग का नंबर तो छोड़िए, उसका डायमेंशन क्या है ये भी बताना होगा कि कितने बाई कितने का पार्किंग दिया जा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से आपको पार्किंग अलॉट कर दिया जा रहा है फ्रॉम द डे ऑफ एग्रीमेंट ही। लेकिन डेवलपर करता क्या है, क्योंकि पार्किंग को वो बेचता नहीं है आपको, उसका पैसा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पे या किसी और नाम से ले लेता है और आपके जो इंडेक्स है या फिर आपका जो इंडेक्स 2 और आपका एग्रीमेंट कॉपी उसमें मेंशन कर देता है कि आपको एक कवर्ड कार पार्किंग मिल जाएगी सो एंड सो नंबर। तो वो सो एंड सो नंबर वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जब आपको पोजीशन मिलेगा तब वो अलॉट करेंगे और उसका अलॉटमेंट लेटर भी आपको इशू कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए क्या आप पार्किंग खरीद रही हैं सिर्फ ये खरीदने के लिए नहीं, आपसे पार्किंग के नाम पे पैसा लिया जा रहा है और क्या वो वही बाइफर्केशन दिखाया जा रहा है? अगर दिखाया जा रहा है तो ये महारेरा की साफ गाइडलाइन है जो हमने पहले भी बताया है। तो डेवलपर को ब्लूप्रिंट, उसका मैप, सब कुछ जो है अटैच करना होगा आपके एग्रीमेंट की कॉपी के साथ। जो आगे आप कह रही हैं कि अगर वो ब्लूप्रिंट में नहीं है तो क्या वो लेना ठीक है? देखिए अगर वो दिखाई नहीं रहा कि पार्किंग आपसे जो है वो आपको पार्किंग बेच रहा है, फिर आपका ये सवाल आएगा फिर मैं पार्किंग का पैसा क्यों दूँ? तो वो डेवलपर कह देगा कि मैं तो आपसे पार्किंग का पैसा ले नहीं रहा हूँ, ये तो हमारा स्टैंडर्ड एक पैसा है जो इंफ्रा के नाम पे, सोसाइटी फॉर्मेशन के नाम पे, एमएससीबी चार्जेस के नाम पे हमारा है और इसमें हम तो पार्किंग का आपसे ले ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम पार्किंग लिख के क्यों दें? तो इस पर ज़्यादा बहस आप नहीं कर सकती हैं। कोशिश ये करिए कि उसमें एटलीस्ट ये मेंशन कर दे डेवलपर कि आपको एक पार्किंग उसके साथ दिया जाएगा। फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आप डेवलपर से बात करिए कि आप मुझे पार्किंग लिख के उसका मैप, उसका डायमेंशन दीजिए, जो भी पैसा वो मुझे बताइए। तो दोनों पार्टी अगर इस बात के लिए एग्री हो जाती हैं तो आप उतना पैसा पे कर दीजिए, पूरा उसका अटैचमेंट यानी कि कितने बाई कितने का पार्किंग, ये सारा कुछ आप डेवलपर से ले लीजिए। आपके मन में भी शांति रहेगी और वो चीज़ आपके एग्रीमेंट के साथ अटैच भी होगा। साथियों आशा करते हैं आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। यदि आप नए जुड़े हैं तो अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना आशीष, अपना प्रोत्साहन हमारे साथ लगातार बनाए रखें, जिससे आप तक लगातार तमाम वीडियोज़ रियल एस्टेट से जुड़े, रियल एस्टेट फैक्ट से जुड़े लाते रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।